हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। आज है जून की 11 तारीख और आज हम बात करेंगे गर्मियों के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट पर्सलेन और पोर्चुलाका के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि हमारे जो प्लांट है पोर्चुलाका और पर्सलेन के, इनमें जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपके भी प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। काफ़ी सालों से इसी तरह से मैं पाइप कंटेनर में इन्हें लगाती हूँ, बहुत अच्छे चलते हैं। आप बहुत छोटे छोटे से पॉट्स में इन्हें लगा सकते हैं और आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरह की मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं, कैसी मिट्टी इसे पसंद है और कौन सी खाद देनी चाहिए, कितना सनलाइट चाहिए, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के पॉली बैग्स में मैं इन्हें विंटर्स के टाइम में सेव करके रखती हूँ। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप सर्दियों में किस तरह पोर्चुलाका और पर्सलेन के प्लांट्स को सेव करके अगले साल के लिए रख सकते हैं, जिससे कि दोबारा से आपको इन्हें खरीदना ना पड़े। मैं इन्हें कभी भी सेम कंटेनर में लगा हुआ नहीं रहने देती हूँ। इस तरह से पॉली बैग्स में सेव करके मैं रखती हूँ प्लांट्स को, ताकि ओवर वाटरिंग की समस्या ना हो और इनमें गलन की समस्या ना आए, क्योंकि ज़्यादा पानी से ये जो है गलने लग जाते हैं। तो 18 फरवरी को मैंने इस रेक्टेंगुलर पॉट्स में इन्हें लगाया था। इनके लिए नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आपको चाहिए 50% के करीब गार्डन सॉइल, 30% के करीब आपको लेना है रेत यानी सैंड। इन्हें जो है रेतीली मिट्टी पसंद होती है। 20% के करीब आप कोई भी खाद दे सकते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, गोबर की खाद। मैं इसमें गोबर की खाद ऐड कर रही हूँ और ये जो मिट्टी है पुरानी ही मिट्टी है मेरी, और इसी में मैं कुछ चीज़ें मिक्स करूँगी। तो इसमें से हाफ मिट्टी मैं निकाल दे रही हूँ और मुझे इसमें रेत की मात्रा थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा रेत ऐड करूँगी। और ये जो है रिवर सैंड है, जो नदी के किनारे वाली रेत होती है जिसका यूज़ आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करते हैं, ये वही रेत है। तो रिवर सैंड को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बीचों बीच से रूट बॉल को रखने के लिए मैं जगह बना रही हूँ और इसमें ही मैं थोड़ा सा गोबर की खाद ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें डीएपी के कुछ दाने डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से रूट बॉल को पॉली बैग से बाहर निकाल कर मैं इस रेक्टेंगुलर पॉट में बीचों बीच इसे प्लेस कर दूँगी। आप जब नर्सरी से इन्हें खरीद कर लाते हैं तो इसी तरह के पॉली बैग में ये आपको मिलते हैं। तो नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके आप इस तरह से लगा सकते हैं जैसे मैंने लगाया है, और आप चाहें तो कटिंग से भी इन्हें बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कटिंग से इन्हें किस तरह से ग्रो करते हैं इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नर्सरी में ये आपको काफ़ी सारे रंगों में देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो है हाइब्रिड वेराइटी भी आती है जिसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस होते हैं। मेरे जो प्लांट्स हैं ये सारे देसी वैरायटी के हैं। तो रिपोर्टिंग का काम हमारा हो चुका है। आप चाहें तो एक बार सीजर्स की हेल्प से ऊपर से इसे अच्छी तरह से ट्रिम कर सकते हैं। जो सूखी ब्रांचेज हैं, पत्तियां हैं, हटा दीजिए। इसके बाद खूब अच्छी तरह से हम वाटरिंग कर देंगे, और नेक्स्ट वाटरिंग हम तभी करेंगे जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी लगे। अगर आप इसकी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा गीला गीला रखते हैं, सौगी रखते हैं, तो आपको फ्लावरिंग बहुत ही लेट से मिलेगी। सिर्फ पत्तियां ही आपको दिखाई देगी अपने प्लांट्स पर, फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी। तो पानी का आप ख्याल रखें, और रिपोर्टिंग के तुरंत बाद आपको इसे धूप में नहीं रखना है। 1-2 दिन आप शेड में रखिए, उसके बाद आप फुल डे की धूप में रख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने पोर्चुलाका ग्रो किया, सेम उसी तरह से मैंने पर्सलेन भी ग्रो कर लिया है। पर्सलेन और पोर्चुलाका की जो रिक्वायरमेंट होती है सेम होती है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी लगा लेना है। आप चाहें तो इन्हें भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये है 40 दिनों बाद का अपडेट, और अब हम इसे घना बनाएंगे। तो इसे घना बनाने के लिए हम अच्छी तरह से इसकी ट्रिमिंग कर देंगे एक बार, और ट्रिमिंग के बाद जितने भी कटिंग्स आपको मिलेंगे उन्हें आपको फेंकना नहीं है। आप बहुत ही ईजिली उन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। इसी में से कटिंग लेकर ही मैंने पाइप कंटेनर में ग्रो किया है। तो लगभग 1.5 महीने तक मैंने इनमें कोई भी खाद नहीं डाली है। अब बारी है इनमें खाद डालने की। तो खाद के लिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँगी। मैं लिक्विड फॉर्म में ही इन्हें खाद दूँगी। सबसे पहले 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ले लिया है, और ये है सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 2 चम्मच के करीब मैं इसमें सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दूँगी। इसके बाद मैंने लिया है इसमें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद। इसे मैंने 2 मुट्ठी के करीब लिया है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि हम कंपोस्ट टी बना रहे हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गाय की गोबर के उपले होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हम 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे टेरेस पर ही, और अगले दिन इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो अगले दिन ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो लिक्विड बन करके तैयार हुआ है बहुत ही न्यूट्रिशियस है हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसी लिक्विड को ही हमें अपने पर्सलेन और पोर्चुलाका के प्लांट्स को देना है। आप चाहें तो छान कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इसे डायरेक्ट ही अपने प्लांट्स पर अप्लाई करती हूँ। अगर आपने गाय की गोबर के उपले का इस्तेमाल किया है तब आपको इसमें जितना आपने लिक्विड लिया है उतना ही आपको पानी मिक्स करना होता है, क्योंकि जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और वो जो है डिकम्पोज नहीं हुए होते हैं। तो आपको इसमें ज़रूर से पानी ऐड करना है। 50% के करीब आपको लिक्विड लेना है और 50% के करीब आपको लेना है उसमें पानी। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके ही आपको अपने प्लांट्स पर अप्लाई करना है। और फर्टिलाइज़र देने का काम आपको शाम के समय ही करना है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप महीने में एक बार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सनलाइट की कि इन्हें कितने घंटे की धूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इनके प्लांट्स को ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिले। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्हें धूप मिलेगी उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो फूल हैं वो सुबह सुबह 9 बजे ही खिलते हैं, इस वजह से इन्हें 9 o'clock और ऑफिस टाइम फ्लावर्स भी कहते हैं। इसके जो फूल हैं मल्टीपेटल के होते हैं और कुछ कुछ ये रोज़ की तरह भी दिखाई देते हैं, इस वजह से इन्हें मॉस रोज़ भी कहा जाता है। इन्हें लगाने के लिए आप ऐसे पॉट्स का चुनाव करें जो डेप्थ में ज़्यादा गहरे ना हो। मैं हमेशा इन्हें 5 से 6 इंच के गमले में ही लगाती हूँ और पाइप कंटेनर में तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं ये। इन्हें जो है बहुत ज़्यादा गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती है। आप इन्हें बहुत ही छोटे छोटे से प्लास्टिक के पॉट्स में और बहुत ही छोटे छोटे से पानी के बॉटल्स में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही हमारा पॉट है जिसमें मैंने आपको फर्टिलाइज़र डाल करके दिखाया था और फर्टिलाइज़र का असर आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। इस समय ये बिल्कुल फुल ब्लूमिंग पर है और रेनी सीजन में भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।